नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ मची हुई है। उन्होंने इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बजरंग बली वाले नारे पर यह कहा गया कि अगर वो तकबीर का नारा उठाएं तो क्या वो ठीक रहेगा। ओवैसी ने यह भी कहा पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कि सवाल उठाया है कि क्या ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालें तो जय बजरंग बली का नारा लगाकर वोट डालें। आज कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो अधिक हनुमान मंदिर बनाएगी। मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है। आज क्या हुआ, आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है, हाँ डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तो आपने सुना ओवैसी ने यहां पर क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान जहां पर उन्होंने बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालने की बात कही। कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ अब बीजेपी पार्टी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया गया और वोटों में सेंध लगाने का भी आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक इंक की बात की है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसी इंक दी गई है लोगों को जिससे वो मिटाकर दोबारा वोट डाल सकते हैं। की दी है, फतेहपुर की दी है, आगरा में पता नहीं कहां से वो ऐसी बीजेपी ने इंक लाने का काम किया है जहां पर अगर आप वोट डाल के आ रहे हैं और आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हो, दोबारा वोट डालने चले जाओ। इससे पहले फिरोजाबाद का मैंने वीडियो आपको अपने ट्विटर हैंडल से किया था ट्वीट कि जहां पर पैसे लेकर के वोट की इंतजाम किया जा रहा था। तो जगह जगह से सूचना मिल रही है। हमें उम्मीद है आपके माध्यम से जानकारी शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कम से कम निष्पक्ष वोट पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान, जो हमें लोकतंत्र में अधिकार दिए, उन अधिकारों को बचाया जा सकता है। जहां तक हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा कुंडली को लेकर के, भाई अगर हमारी कुंडली देख रहे हो तो उन्हीं से अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गए आप? इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है? बस यही जी हजूरी, पिछड़े हो पिछड़े रहोगे, अगड़ों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो।
जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का पहला चरण का मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने तिंदवारी और बांदा में प्रबुद्ध सम्मेलनों में अध्यक्षता की है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने नगर निकाय के चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और उन्हें जीत के सूत्र दिलाए हैं। जल शक्ति मंत्री ने नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत का दावा भी कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के बारे में भी उन्होंने कहा कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गौरतलब है कि बांदा में दूसरे चरण में 11 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। प्रथम चरण का मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को दूसरे चरण के मतदान के लिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिलों में भेजना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बांदा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने तिंदवारी नगर पंचायत के लिए तिंदवारी में जनसभा की और उसके बाद बांदा में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक विधवा के जमीन कब्जा करने से नेता नहीं बन सकते, एक दिव्यांग का शोषण से आप नेता नहीं बन सकते। क्यों? एक गरीब की सेवा करने से नेता बनोगे। आदरणीय मोदी जी स्वच्छता कर्मी का पैर धोते हैं और मजदूरों के साथ भोजन करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हैं तो सेवा के लिए करते हैं। अहंकार तनिक भी नहीं आए, मन में अहंकार आया आप मरने वाले हैं और गुस्सा आता है तो नुकसानदायक है। तो सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। सोचो तो ठंडे दिमाग से बोलो मीठा। सीने में आग जलनी चाहिए। जब तक गरीबों का पक्का मकान बनवा लूंगा, दोनों हाथ को काम दे दूंगा, भर पेट भोजन दूंगा, शरीर पर वस्त्र दूंगा और ये जच्चा बच्चा जन्म से लेकर स्वस्थ रहे, इसको पोषण आहार पूरा सरकार से मिले और स्कूल जाए तो मोजा फ्री, जूता फ्री, भोजन फ्री, पढ़ाई फ्री और शादी बड़ी हो जाए तो मुख्यमंत्री योजना से उसकी शादी भी डीएम, एसपी, हंसराज विश्वकर्मा सब खड़े होकर सभी बेटियों का सम्मान करके विदा कर दें। यही तो जीवन का और सीएम केजरीवाल के शीश महल पर शुरू हुआ विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता सीएम हाउस के रेनोवेशन में खर्च किए गए राशि पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं बहुत साधारण जिंदगी बिताऊंगा और कुछ नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने खुद के लिए 7 स्टार सुविधाएं बनाने का काम किया है। इन्होंने ऐसे समय पर 45 करोड़ रुपए खर्चे जब एक एक रुपया बचाने की जरूरत थी। जनता पार्टी धरने पर बैठी है और धरने पर बैठी है क्योंकि शीश महल का हिसाब किताब हमको चाहिए। और आपको 2 बातें मैं मुख्य तौर पर आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि एक है नैतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तौर पर कानून का उल्लंघन। तो नैतिक दोगलापन केजरीवाल जी के व्यवहार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ऑस्टियर साधारण जिंदगी जीऊंगा, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बल्कि अपने लिए 7 स्टार फैसिलिटी बनाने का काम किया। दूसरा, ऐसे समय पर यह सब हुआ जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन, और आपको याद होगा कि इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, केंद्र सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाते रहे कि 972 मेट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, जो पूरे देश की जरूरत थी। कोरोना से पहले पूरा देश 972 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था, मेडिकल ऑक्सीजन। केवल दिल्ली के लिए इनको इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी और उसको कहां व्यवस्थित ढंग से बांटना है, करना है, उसकी कोई काम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की जहां उनकी अपनी सप्लाई चेन बनी हुई थी उसको तोड़कर इन्होंने बाकी जगह भेजने का प्रावधान किया, जिसमें कई लोग, गंगाराम अस्पताल, बाकी जगह पर उनकी मौत भी हुई। तो ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम थी कोरोना से, भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीजें चाहिए थी, और साथ ही
कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी। ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपए उस पर खर्चे गए, जब एक एक रुपए की जरूरत व्यक्तियों के जीवन बचाने की थी। और उन्हीं मजदूरों को जबरन दिल्ली से निकालकर अन्य जगहों पर, उनके स्थानों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह धकेला गया। वो दिन मेरी आंखों के सामने है और मैं चाहूंगी कि सब लोग उस दिन को याद करें कि एक तरफ व्यक्ति को नहीं पता कि अगला दिन, अगला मिनट नसीब होगा या नहीं। कोरोना की और पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बातचीत भी की और राज्य की स्थिति का जायजा लिया है। इसके अलावा अब केंद्रीय गृह सचिव, आईबी के निदेशक और संबंधित अधिकारियों के साथ 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और उस दौरान बैठक में अहम चर्चाएं हुई हैं। आपको ये बता दें कि मणिपुर के पड़ोसी राज्यों में मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की गई है। सूत्रों के अनुसार सेना के एक प्रवक्ता का कहना है कि हड़ताल और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं दोबारा बिगड़ सकते हैं। और इस दौरान ये भी कहा गया कि इस बिगड़ते हालात की सूरत में कार्रवाई करने के लिए सेना के 14 कॉलम को तैनात के लिए रखा गया है। और वहीं सेना और असम राइफल्स ने चूराचांदपुर में और इम्फाल घाटी में कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की गई है। सुगनू में भी फ्लैग मार्च किया गया। मणिपुर में स्थिति की निगरानी इस वक्त की जा रही है और केंद्र ने रैपिड एक्शन फोर्स की कई टीमें मणिपुर भेज दी हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस दौरान आरएएफ की टीम शाम को इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरी है। और भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर रूप सहाय गांव में 2 मासूमों की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि इन 2 मासूम बच्चों की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई बिकॉज इन्हें आशंका थी कि जेसीबी का कांच इन बच्चों ने तोड़ दिया है और इसी शक में इन बच्चों की बेरहमी के साथ पिटाई की गई है। और आपको ये बता दें कि फरियादी शिम्पी ने देहात थाना पहुंचकर आरोप लगाते हुए बताया है कि आरोपी बंटू और भोला ने उनके 10 साल के बेटे और उसकी बहन के 12 साल के बेटे की जेसीबी मशीन के कांच तोड़ने के शक में पिटाई कर दी है। साथ ही आपको ये बता दें कि जंगल में ले जाकर इन बच्चों के साथ मारपीट की गई और उनके चाचा को आते हुए देखकर आरोपी मौके से भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। सैयद बाबा के यहाँ से वो पकड़ ले गए, हमको तो मालूम नहीं था। हमारा लड़का और देवर हमारे लकड़ी काट के आ रहे थे, इन्होंने देखा, बचाने गए तो इनको बड़े लड़के को हमारे मारा और ये हमको कॉल किया तो मैं गई, घर पे आदमी तो थे नहीं गुजरात में, तो मेरे को फिर फेंक दिया उठा के, बोलते यहाँ शमशान बना दूंगा तीनों का। मैं बोला जो खर्चा हो अपना खर्चा बता दो, हम दे देंगे। रूप सहायपुरा की घटना है ये। 2 बच्चे हैं, एक 8 साल, एक 10 साल का, एक 12 साल का। उनको 2 लोगों के द्वारा वहाँ पे मारपीट की गई है। वो अबोध बालक बच्चे हैं। उनकी माँ यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आई थी, उसके ऊपर से हमने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 5 से 34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया। सर किस बात को लेकर मारपीट की जा रही थी? मारपीट का कोई कारण ज्यादा स्पष्ट नहीं है। उनकी ये कोई जेसीबी वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके कांच टूटे हुए थे। उनका ये सोचना था कि इन बच्चों के द्वारा उसको तोड़ा गया है, लेकिन वहाँ पर देखा किसी ने नहीं है और वो तो नाबालिग बच्चे थे तो इसलिए उनके साथ मारपीट। और इस बीच दिल्ली के डीसीपी प्रणव तायल का जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ पुलिस की नोकझोंक को लेकर बयान सामने आया है। डीसीपी प्रणव तायल ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के लिए सोमनाथ भारती बिना किसी अनुमति के कुछ फोल्डिंग लेकर पहुंचे थे और वहां मौजूद पुलिस ने उनको मना किया, मगर उनके समर्थकों और कुछ पहलवानों ने जबरदस्ती ही उन बिस्तरों को अंदर लाने का प्रयास किया गया और इसी कारण ये झड़प शुरू हुई। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और इसमें 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 5 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सिलसिले में सोमनाथ भारती जी कुछ फोल्डिंग कॉट्स या बेड्स जो हैं वह लेकर आए थे बिना किसी परमिशन के। पुलिस की जो टीम मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए, उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को, कॉट्स को अंदर लाने की कोशिश करी। उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे 5 पुलिस पर्सनल, जिसमें से 2 महिला कर्मी थी, उनको भी चोट आई है
और ये कल का मामला ही है। ये जो आरोप हमारे पुलिस के स्टाफ मेंबर पर लगाया गया था, उसका हमने मेडिकल जांच करवाई है और उसके एमएलसी में जो स्मेल ऑफ अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल नहीं पाई गई है। और पहलवानों के द्वारा की गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते नजर आए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हमारी सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, हम उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें आगे दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी ऐसे कई रास्ते हैं जो हम जा सकते हैं। कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है, हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब एफआईआर हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे, तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द 2 लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं 161 के, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहां पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे। अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके माध्यम से कहाँ पे इंजर्ड, जब हम झगड़ा चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मेल्स थे। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है, तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है? तो वो तो कहानियां बनाने वाली बात है, अपनी चीज को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के लिए काम करी है, अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पे जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भी दिल्ली पुलिस ही होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना, ठीक है आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं। हम भी हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहते, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को ही लेनी पड़ेगी, और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। आपका डायरेक्शन आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, विनेश ने बता दिया है वो कि भाई हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो वो जो हमारी लीगल टीम हमें, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील था, उन्होंने बताया कि भाई हम जितना जल्दी हो सकता है। और अयोध्या नगर निगम के भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीश पर त्रिपाठी के समर्थन में अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इस दौरान सपा पर जमकर निशाना साधा है और सपा को ललकारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रदेश अब माफियाओं और उपद्रवियों का नहीं है, ये प्रदेश उत्सव का और महोत्सव का है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीश त्रिपाठी ने अयोध्या का दूसरा विक्रमादित्य है वो, और योगी ने कहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। और बुलंदशहर के वार्ड नंबर 32 में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि कुछ कांग्रेसियों को
इस तरीके से उल्लंघन करते हुए देखा गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चले बुलंदशहर से, जहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस की प्रत्याशी गुलशन बेगम अपने कार्यकर्ताओं के साथ आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देखी गई हैं। बताया जा रहा है कि रात को हजारों की तादाद में कुछ लोग स्पीकर से वोट अपील और मनोरंजक गाने बजाते हुए देखे गए हैं। और नगर निकाय चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर मुशायरा ग्राउंड में बने कंट्रोल रूम का आज जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। उनके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह निरीक्षण किया है। आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर कार्यरत सभी कार्मिकों से अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक और निष्ठापूर्वक करने का उनको निर्देश दिया गया है। देखिए, पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को और सभी अपने मीडिया के साथियों को, अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सबके सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। यद्यपि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन पूरे जिले में शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान संपन्न हो सका और ये सब आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो नगर निगम मुरादाबाद में 43.32% 43.32% मतदान हुआ है। नगर पालिका ठाकुर द्वारा में 69.70% मतदान हुआ है। नगर पालिका बिलारी में 61.13% हुआ है। नगर पंचायत भोजपुर में 71.05% मतदान हुआ है। नगर पंचायत कांठ में 71.01% मतदान हुआ है। नगर पंचायत उमरी कला में 70.83 मतदान हुआ है। नगर पंचायत कुंदरकी में 63.40% मतदान हुआ है। नगर पंचायत बागबड़ा में 65.37% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां सीएम के 3 बजे पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और नुमाइश मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करते नजर आएंगे। इस बीच आपको बता दें, कमिश्नर और आईजी ने भी जनसभा स्थल का जायजा लिया है और वहां की तमाम तैयारियों का भी इस दौरान जायजा लिया गया। डीएम एसएसपी भी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 17 निकायों के प्रत्याशी समेत सांसद, विधायक और कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में 17 निकाय अध्यक्षों और 341 सभासदों के निर्वाचन के लिए 11 मई को मतदान होगा। और कानपुर देहात में मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरकर अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी कानपुर देहात के मूसानगर पहुंचे और उन्होंने इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी को मतदान करने का यहां पर आश्वासन दिया है और साथ ही साथ लोगों से उन्होंने अपील भी की है। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील की गई और इस दौरान बृजलाल खाबरी ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी से कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि इस दल से सावधान रहने की जरूरत है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे कि कौन सा दल है जो भारतीय जुमला पार्टी है। हमको लगता सारे उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाक में दम कर रखी है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे आ रही है। अभी जंतर मंतर पर कल देर रात एक महिला पहलवानों के साथ कुछ घटना हुई, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं? ये घटना कोई आज की नहीं है, पुरानी घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सब चीज़ मुमकिन है। एक तरफ एक गरीब के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो कानून बनाया, उसमें कानून एक है। राजा से लेकर रंक तक, अमीर से लेकर गरीब तक एक ही कानून की परिधि में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दोहरे कानून है। हम और नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मज़ारों पर जाकर चादर चढ़ाकर मन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने दरगाह शरीफ बीकापुर की मजार पर जाकर माथा टेका है
और चादर चढ़ाकर प्रत्याशी की जीत की दुआ मांगी गई। नसीर बाबा के मजार के पास प्रत्याशी को बुलाकर उनको फूल माला पहनाई गई और जीत की दुआ की गई। बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र से सपा के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने भाई जोगीलाल यादव को समाजवादी पार्टी का चिन्ह साइकिल दिया है, आज उनके प्रचार में हम लोग तमाम गांवों में गए और उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्री आनंद सेन यादव जी, यहाँ के प्रत्याशी भाई और रायबरेली के डलमाओं के सवारियां भरकर जा रही एक रोडवेज बस अचानक से स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई है। इसमें कई सवारियां घायल हो गई हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। दरअसल कानपुर से प्रतापगढ़ ये बस जा रही थी और मुरारीबाग के आगे गद्दागंज थाने के बॉर्डर पर अचानक से बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बताया जा रहा है कि बस में उस वक्त करीब 35 सवारियां मौजूद थी।